चलो एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 16 और चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, हिंदी में ह्रास। ठीक है, चलो सबसे पहले ह्रास का मीनिंग जानते हैं कि ह्रास का मतलब क्या होता है। तो ह्रास यानी इंग्लिश में इसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे बुक में बताया हुआ है, कह रहा है किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनय, ठीक है, सनय यानी कमी, किसी भी संपत्ति, और याद रखना थोड़ा फिक्स एसेट, ठीक है, यानी किसी भी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को हम लोग ह्रास कहते हैं, यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, बुक में आपका लिखा हुआ है। अच्छा, ये ह्रास कई कारण से हो सकता है, जैसे वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट जाना। ठीक है, जैसे कौन कौन सा एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक फिक्स एसेट होता है और दूसरा करेंट एसेट होता है। तो करेंट एसेट को छोड़कर यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे फिक्स एसेट का बात करेंगे। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। लेकिन एक यहाँ से भी एक्सेप्शन है कि लैंड को छोड़कर, लैंड का कभी भी वैल्यू है सो घटता नहीं है। ठीक है, तो ह्रास का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी संपत्ति का मूल्य में कमी को ही डेप्रिसिएशन यानी ह्रास कहते हैं। ठीक है, अब वो ह्रास का कई कारण हो सकता है। सबसे पहले वेयर एंड टेयर यानी टूट फूट जाना, है ना, एक्सीडेंट हो जाना। अगर कोई हम कार लिए नया और नया है कार, लेकिन फिर भी अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के कारण उस कार का वैल्यू घट गया। ठीक है, और बहुत ऐसे कारण हैं। तो जानते हैं कि हम लोग कितना कारण है टोटल एसेट का मूल्य में घटने का कारण। देखिए है बुक में, कह रहा है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हेडलाइन लिखेंगे, पहला डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिख लेना है, जो भी हम पढ़े वो डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिख लेना है, और डेप्रिसिएशन का कारण, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास के कारण। तो लगभग यहाँ पे 6 कारण दिया हुआ है। फर्स्ट है वेयर एंड टेयर यानी घिसावट, वेयर एंड टेयर यानी इसका हिंदी वर्ड है घिसावट। अगर हम कोई नया संपत्ति लिए, कोई नया मोबाइल परचेस किए, लेकिन थोड़ा सा भी अगर घिसावट हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ह्रास हो जाएगा। दूसरा कारण है समय की समाप्ति। समय की समाप्ति से भी किसी भी संपत्ति का मूल्य घटता है। ठीक है, समय की समाप्ति होने से भी किसी भी संपत्ति का मूल्य घटता है। जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं, किसी भी, जैसे आप मोबाइल ही परचेस किए, आज जो मोबाइल आप परचेस किए 2023 में, क्या आप मोबाइल को पूरा आप नया परचेस करके आप अपना रख लीजिए, कोई उसका यूज़ मत करिए, पूरा सेम टू सेम मोबाइल है और नया परचेस करके हम रख दिए, और 3 साल और 4 साल के बाद उस मोबाइल का क्या वैल्यू सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स है जिसका समय को बीत जाने के बाद भी, बीत जाने से आपका जो एसेट्स का जो वैल्यू है वो घट जाता है वैल्यू। ठीक है, जैसे हम लोग पेटेंट भी कराते हैं, कॉपीराइट, ये सब का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो सब का भी एक समय एक फिक्स होता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसका समय के बीत जाने से भी संपत्ति के मूल्य में घटाव होता है, यानी कमी होता है, यानी ह्रास होता है। बुक में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एंड टेयर के ये समय की समाप्ति के कारण का क्या दिया है। देखिए हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल बोल रहे थे वही चीज़ है। कहा है कुछ संपत्तियाँ जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, है ना, किसी का अधिकार आप लिए थे 4 साल 5 साल के लिए, पेटेंट हम करवाएं, एक पेटेंट का एक फिक्स टाइम होता है, आप पेटेंट करवाएं अपना प्रोडक्ट का, अब वो समय उसका ख़त्म हो गया, तो बताइए उस पेटेंट का फिर मूल्य जो है आपका उतना ही नहीं मिलेगा, उससे फिर कम हो जाएगा। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये सभी का एक टाइम पीरियड होता है, ये समय बीत जाने के बाद इसका वैल्यू घट जाता है। ऐसी होती है
जिनकी जीवन काल निश्चित होती है। इस सब का लाइफ ऑफ ईयर जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसका वक्त जो है, आप इस अगर कॉपीराइट अगर ये सब से अगर ना समझ में आ रहा हो तो जो भी एग्जाम्पल बताएं, है कि नहीं, कि समय के बीत जाने से भी किसी संपत्ति का मूल्य घट जाता है, जैसे मोबाइल वाला एग्जाम्पल ये। ठीक है, और थर्ड में देखिए क्या है, अप्रचलन। अप्रचलन वाला मोबाइल वाला ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, आपके पास नया प्रोडक्ट रखा हुआ है, जैसे नोकिया का मोबाइल। आप अगर नोकिया का पुराना आपके पास मोबाइल अभी वो मार्केट में चल रहा है, नहीं चल रहा, आपके पास नया प्रोडक्ट है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप लिए थे 2000 में मोबाइल, आप लिए थे 2000 में मोबाइल, उसको परचेज किया, पूरा नया है, क्या वो 2000 में आज बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि मार्केट में उसका अप्रचलन है, मतलब वो चलन में है ही नहीं, अप्रचलन है वो। तो कोई जरूरी नहीं कि नोकिया ही मोबाइल, और ऐसे बहुत प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आप उसको परचेज करके नया रखे हुए हैं कुछ घर में बचाकर, लेकिन आज वो सामान जो है मार्केट में चलन में ही नहीं है, उसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, अब चलन में नहीं है तो बताइए उसका वैल्यू आपको मिलेगा? उतना नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि मार्केट में चलन ना होने की वजह से संपत्ति का मूल्य घट जाता है। और 3 कारण हुआ, रिक्तीकरण, इसका बोलते हैं डिप्लीशन, जो अभी हम बता रहे थे ज़मीन वाला एग्जाम्पल। अब मान के चलिए इस ज़मीन में कोयला है, तेल है, अगर वहाँ से अगर हम तेल और कोयला अगर निकाल लेते हैं तो जो पहले जो मूल्य था 100 और अब का मूल्य में जब निकाल लेने के बाद क्या रेट इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। रेट इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले जो है, पहले कुछ और वैल्यू था, वहाँ से हम निकाल लिए हैं तेल, वहाँ से कोयला अब निकाल लिया गया है। आप ही का ज़मीन जब NTPC लेता है, जो कंपनी लेती है, वहाँ कोयला है तभी तो लिया। अब बताइए, कोयला निकाल लिया वहाँ से, उसके बाद आपका रेट आप देगा? कोई देगा? अगर देगा भी तो बताइए जितना पहले दिया उतना भी देगा? नहीं देगा। तो रिक्तीकरण का ही मतलब होता है जब कोई संपत्ति है उसे यूज़ कर लिया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है, तब उसका भी वैल्यू है सो घट जाता है, उस एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। तो ये हम घटने का कारण देख रहे हैं। अच्छा, और कारण है बाजार मूल्य में अस्थाई गिरावट। बाजार मूल्य में अस्थाई गिरावट, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताता है, कभी कभी संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट आ जाता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, आप देखते होंगे कि अभी उसका मार्केट पूरा खत्म हो चुका है, मतलब मार्केट में वो सामान चल ही नहीं रहा है, रेट उसका घट चुका है, तो आप नया प्रोडक्ट लेकर रखे हुए थे, आज हम सामान लिए एसेट्स एक, और कल उसका रेट गिर गया। मोबाइल आप जैसे नया परचेज़ किए आज, और कल से पता चला कि नहीं इसका रेट घट गया, तो बताओ रेट घट गया, मूल्य घट गया। आज हम मोबाइल परचेज़ किए 15,000 में, कल कोई त्यौहार फेस्टिवल हो रहा था और कंपनी ने रेट घटा दिया, उसका कर दिया 12,000 रुपया, तो बताइए वही प्रोडक्ट का रेट कितना हो गया? 3,000 रुपये घट गया कि नहीं? तो ये भी कारण से एसेट्स का मूल्य घटता है, यानी मार्केट में जो रेट उतार चढ़ाव होता है उसके कारण से भी किसी संपत्ति के मूल्य में गिरावट यानी कमी होती है। दुर्घटना होना, इसको तो हम बताएं मीनिंग में ही, दुर्घटना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने यानी जैसे ट्रक, मोटर, ट्रैक्टर, कार आदि ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है। अगर कहीं नया आप ट्रक लिए हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वैसे परिस्थिति में भी उस ट्रक का वैल्यू है घट जाता है। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ पे जो कैलकुलेट करना पड़ता है एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू, एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं। ऐसे हम लोग जाने भी डेप्रिसिएशन का मीनिंग जाने, और साथ में ये भी जाने कि डेप्रिसिएशन का कारण यानी ह्रास होने का कारण, यानी मूल्य में किसी भी संपत्ति का घटने का कारण, कॉजेज। तो एक्चुअल इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, कैलकुलेट क्या करेंगे, क्या निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे हर एक चैप्टर पढ़ें तो हर एक चैप्टर का कोई अपना मतलब था
कि क्या क्या उसमें कैलकुलेट किए, जर्नल बनाए, रिकॉर्ड किए, लेजर बनाए, क्लासिफिकेशन किए अकाउंट का, ट्राई बैलेंस किए, चेक करना सीखे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का। तो आखिर डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल आपको बताते हैं, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे और समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 2015 में एक मोबाइल परचेस किया और जिसका वैल्यू 10,000 रुपया था। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना था, 10,000 था, और इसको आप मुख्य रूप से 5 साल यूज़ किए। यूज़ जो किए हैं आप 5 साल यूज़ किए हैं, और आपसे पूछा गया कि बताइए आप इस मोबाइल को कितना में आप देंगे, यानी कितना में आप सेल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, अनुमानित कर लेते हैं रेट को। अगर हमको मोबाइल बेचना है या फिर एसेट्स बेचना है तो क्या करते हैं, एक अनुमानित रेट कर लेते हैं कि नहीं इतना में देंगे। लेकिन आप देखते होंगे कोई कंपनी या फिर कहीं एक शोरूम जो स्पेसिफिक है, अगर वहाँ पे जैसे शोरूम चल गए तो अगर आपको सेकेंड हैंड मशीन को परचेस करना है तो एक्चुअल रेट निकालता है कि नहीं, एक्चुअल रेट निकालता है कि इतना हम इस एसेट्स का प्राइस रखते हैं, आपको इतना में देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल रेट नहीं पता करते हैं, डायरेक्ट एक अनुमानित किए और इतना में देंगे, वो अगला भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, चलो ठीक है। तो उससे दोनों व्यक्ति का कन्फ्यूजन बना हुआ है। जो खरीद रहा है उसको भी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं हमको नुकसान हो रहा है क्या, और जो बेच रहा है उसको भी कन्फ्यूजन है कि हम दे रहे हैं हमको नुकसान हो रहा है क्या। दोनों को क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट है। लेकिन अगर ये हमको पता चल जाए कि आखिर इस एसेट्स का वैल्यू एक्चुअल होगा कितना, अगर एक्चुअल वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो फिर हम बेचेंगे तो हमको खुद पता चलता रहेगा कि हमको नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल वही चीज़ पता करेंगे कि अगर हमारे पास कोई संपत्ति है और अगर हम उस संपत्ति को 4 साल में बेचते हैं, 5 साल में बेचते हैं, तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस बात का जानकारी हमें होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हम लिए कि 2015 में अगर हम 10,000 एक एसेट्स परचेज किए और कितना साल यूज़ करने का एग्जाम्पल बताएं, 5 साल हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा एसेट का वैल्यू एक्चुअल कितना है, तब हम उसको बेचेंगे कितना में, वो हमको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं कि हर एक साल इसका जो डेप्रिसिएशन होता है, हर एक साल हम लोग जो एसेट का यूज़ करते रहते हैं, तो एसेट यूज़ करते तो उसका वैल्यू घटता है ना, धीरे धीरे डेप्रिसिएट होता है ना। जैसे आप परचेज किए सामान, समझिए उसी दिन से उसका वैल्यू घटना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और समझिए जितना वो घट रहा है ना, वही समझिए आप यूज़ कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग का परफेक्ट हिसाब रखना सीखते हैं। अगर 10,000 का मोबाइल लिए तो 10,000 खर्च नहीं हो गया आपका। हम लोग भले बोल देते हैं कि 10,000 खर्च हो गया, लेकिन 10,000 खर्च हुआ है क्या? अब 10,000 का एक ही बार में यूज़ कर लिए हैं आप एक्चुअल यूज़ कितना करते हैं, जितना उस पर वैल्यू घटता है ना, वही आप यूज़ करते हैं। ये नहीं कि 10,000 मेरा हो गया, 10,000 नहीं हुआ है आपका। क्या 10,000 का एक बार यूज़ कर लिए, एसेट खत्म हो गया, उसका वैल्यू खत्म हो गया क्या? नहीं हो गया। अगर 10,000 का मोबाइल था, अगर उसको हम कहते ही नहीं 10,000 खर्च हो गया, लास्ट में तो कोई भी एसेट का वैल्यू घटता नहीं है। आपको 100 रुपये चाहे 200 रुपये चाहे 1,000 रुपये देकर जाएगा। तो अगर 1,000 रुपये में बेचे तो आप एक्चुअल कितना यूज़ किए एसेट का? 9,000 यूज़ किए। देखिए, तो आप अगर 5 साल यूज़ करते हैं तो फॉर एग्जांपल की डेप्रिसिएशन जो है, यानी जो घटता है 10% के हिसाब से घटता है। एक मेथड हम लोग लगाते हैं SLM मेथड, एक जो मेथड लगाते हैं SLM मेथड लगाते हैं। SLM मेथड का होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर डेप्रिसिएशन लगाने का कितना मेथड है। अभी नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं, इसका फिक्स है। अगर हम 10,000 का 10% निकालते हैं तो कितना होगा, एक साल का 1,000 होगा। यानी 2015 में वैल्यू एक तरह से बच जाएगा कितना जी, 9,000। एक साल का हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो नेक्स्ट ईयर 2016 के लिए फिर हम एसेट को यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो इसी पर हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका नाम ही है, इसका दूसरा एक और मेथड बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। मतलब हमेशा जो फिक्स वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, या फिर हमेशा जो है हर एक वर्ष 1000 ही डेप्रिसिएशन होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल रहे हैं ना, फिक्स मतलब एक साल अगर हम 2015 में एसेट का 1000 का यूज़ किए तो 2016 में भी 1000 का यूज़ करेंगे, 2017 में भी 1000 का यूज होगा, 2018 में भी 1000 का यूज होगा। इसीलिए इसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो 1000 हो गया, फिर आपका कितना बचेगा? 8000 बच गया। फिर 2017 में चलेंगे, फिर 1000 हो गया, है ना, कितना बचेगा? 7000। कितना साल हुआ? 1 2 3 और फिर 2018 1000 फिर यूज़ किए हम, 6000 बचा। 6000 में फिर एक साल यूज़ हुआ 2019, 1000 कितना बचेगा? 5000। कितना साल हुआ? 5 साल हो गया। 2015 1, 2016 2, 3 4 और 1 5 साल, यानी 5 साल के बाद पता चल रहा है कि हमारा एसेट्स का जो वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो 5000 रुपया बचा हुआ है। अब यदि हम इस एसेट को सेल करते हैं 4000 रुपया में, तो हमको 1000 रुपये क्या निकल कर आया? लॉस निकल कर आया। अगर हम 5 साल के बाद उस एसेट को बेचते हैं और यदि 4000 में बेचते तो हमको पता चल रहा है ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो 1000 हमारे लिए लॉस हो जाएगा। और यही एसेट को यदि हम 5000 में बेचते हैं, 6000 रुपये में बेचते हैं, तो हमारे लिए 1000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका है। मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग का यही काम करना है कि एक्चुअल एसेट का बैलेंसिंग वैल्यू पता करना रहेगा कि 4 साल के बाद 5 साल के बाद हमारे पास जो एसेट परचेज किए 4 साल 5 साल के बाद एसेट्स का वैल्यू कितना बचा हुआ है, और यदि हम उस एसेट को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐसे बताएं आपको, वहाँ पे अकाउंटिंग करके दिखाना है आपको, प्रॉपर ढंग से फॉर्मेट में ये दिखाना है कि कैसे हम इस चीज़ को अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ सीखना है। तो समझ में आया नॉर्मल रूप से कि आखिर इस चैप्टर में करना क्या है। एसेट का वैल्यू भी पता चल गया कि 5 साल के बाद कितना बचा हुआ है, 5000, और यदि हम इसको बेचते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इसका भी जानकारी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं मेथड। कॉजेज तो हो गया, अब मुख्य है मेथड ही है। ऐसा करते हैं, चलिए जब मेथड ही पहले देख, क्योंकि जर्नल एंट्री भी है इसमें बताना। जर्नल एंट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री उसके बाद फिर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आज हम लोग मेथड देख लेते हैं कि कितना इसका मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का। देखिए, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का ना, डेप्रिसिएशन ये भी कह सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हम लोग यहाँ पर एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करते हैं, मुख्य रूप से 2 मेथड। आपका बुक में कई मेथड दिया हुआ है, 7-8 मेथड दिया हुआ है जो अलग अलग चीज़ों पर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2 मेथड हो गए। ठीक है, पहला मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड।
इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लाइन मेथड। ठीक है, इसको एक और नाम से भी बोल सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और सेकेंड होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, या फिर रिटेन ऑन वैल्यू मेथड। ठीक है, देखिए पहला क्या नाम है जी, याद रखना, क्योंकि यही मेथड के जैसा नाम है ना वैसा हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, इसलिए नाम याद रखना आप लोग, और सभी नाम याद रखना है, क्योंकि ठीक है सभी नाम को याद रखना है। पहला क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को दूसरा कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लाइन मेथड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी सीधी रेखा विधि, यही हिंदी नाम है ना, सीधी रेखा विधि। और इसको अस्थाई किस्त पद्धति ये कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसका थर्ड एक नाम क्या दिया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अच्छा, दूसरा जो नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हम लोग शॉर्ट में इसको कह देते हैं डीबीएम। याद रखना, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीबीएम। और इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सबका तो शॉर्ट नहीं लिखेंगे, एसएलएम कह दिए। और या फिर कह सकते हैं रिटेन ऑन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अभी हम दोनों मेथड का कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि दोनों मेथड कैसे, यानी दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको हटा दें, बुक में था दिया हुआ। चलिए तो एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना ले लेते हैं, 1 लाख का ले लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख है, और डेप्रिसिएशन जो होगा 10% चार्जेबल है। और कौन सा मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, एसएलएम यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, याद रखना है। और एक साइड में हम लोग इधर कर लेंगे, यहाँ पर भी एग्जाम्पल यही रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन कौन सा मेथड, डीबीएम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए तो हर एक में 3 साल के लिए यूज कर देते हैं, 3 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ईयर का कर देते हैं। चलिए तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू 1 लाख। अब इसमें 1 साल का फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर का एट द रेट ऑफ 10% ऑन कौन सा मेथड, एसएलएम मेथड। कितना 1 लाख पर लगेगा डेप्रिसिएशन, 10%, 2 जीरो कट गया, कितना आएगा 10,000, 10,000 होगा, कितना बचेगा 90,000 बैलेंस, ये बैलेंस वैल्यू बचा। फिर सेकेंड ईयर, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ और एसएलएम मेथड। कितना पर लगेगा, 1 लाख पर ही लगेगा, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यदि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से अगर समझने का प्रयास करते हैं तो ओरिजिनल मतलब कौन वैल्यू होता है, ओरिजिनल ये ना वैल्यू है,
1 लाख, ओरिजिनल ये वैल्यू है 1 लाख। तो हमेशा जो है डेप्रिसिएशन लगाना है आपको ओरिजिनल वैल्यू पर ही लगाना है, ठीक है। हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल वैल्यू पर ही लगाना है। तो आप बताइए अगर हमेशा हम 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा हर साल? एक ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा। तो इसीलिए इसका और एक नाम दे दिया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, कि हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। हर एक साल 10,000 ही डेप्रिसिएशन होगा, इंस्टॉलमेंट हर एक साल कितना होगा? 10,000 ही होगा। इसीलिए और इसका नाम दिया स्ट्राइट लाइन मेथड, यानी सीधी रेखा विधि। जो एक साल लगा दिए वही अमाउंट हर एक साल रिपीटेड होते चल जाएगा। आए समझ में? तीनों मेथड का मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है वैसा, इसीलिए वैसा नाम है एक तरह से। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हर एक साल 1 लाख पर ही लगेगा। तो बताइए फिर डेप्रिसिएशन हम 10,000 का 1 लाख का 10% निकालते हैं तो 2 जीरो और फिर आएगा जी 10,000 आ जाएगा। कितना बचेगा? 80,000। ये बैलेंस वैल्यू हो गया। फिर थर्ड ईयर का यूज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑन SLM मेथड। कितना पर लगेगा? 1 लाख पर 10%, 2 जीरो और फिर यानी अबर बैलेंस बच गया आपका 70,000 बच गया। ये हो गया, ठीक है सुधा? आए समझ में? सीधी रेखा विधि यानी SLM मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है। और आप बार बार थोड़ी निकालेंगे, आपको तो समझ में आ गया कि जितना एक बार लगाएं जितना अमाउंट आया वही अमाउंट हर एक साल रिपीटेड होता है। तो एक बार निकाल लेंगे, हर एक बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? ये वही 10,000 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं DBM मेथड। तो यहाँ पे भी लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, और कौन सा मेथड अबर होगा जी? DBM मेथड होगा। 1 लाख पर लगेगा 10%, 2 जीरो। दिख रहा है ना यहाँ तक? दिख रहा है वहाँ पे? ये बैलेंस हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये फर्स्ट ईयर का हो गया ना, फर्स्ट ईयर हो जाएगा और ये सेकेंड ईयर। यहाँ पर भी लगाइए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन, बोलिए DBM मेथड। और 90,000 का 10% निकालेंगे। ओ तो यहाँ पे देखे ना किस पर लगा दिए? 90,000 पर लगा दिया। यहाँ पे हम 1 लाख पर ही लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम ही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमेशा मेथड जो लगेगा किस वैल्यू पर? बैलेंस वैल्यू पर। बोल रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये हमेशा जो डेप्रिसिएशन होगा बैलेंस वाले वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हो। तो बैलेंस कौन हो गया? ये 90,000 है बैलेंस आपका, ठीक है। बस यही चेंज है, यहाँ पर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर लग रहा था और यहाँ पे हमेशा बैलेंस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। चलिए तो कितना आएगा जी? 9,000 आएगा। कितना बचेगा? 81,000 बच जाएगा। फिर लगाइए थर्ड ईयर के लिए एट द रेट ऑफ ऑन DBM मेथड। 81,000 पर 10% कितना आएगा? 8,100। और बैलेंस करेंगे तो 10 में 1 तो 9 और 10 में 8 तो 2 और 7, 72,000, ठीक है। देख लो 10 में 1 तो 9 और यहाँ पे फिर 10, 10 में 8 तो 2 और यहाँ पे 7, यानी 72,900, ठीक है। तो ये अब डिफरेंस देख लिए,
ठीक है। इसमें अगर कुछ कॉमन चीज़ देखेंगे तो इसमें ये एक चीज़ दोनों में एडवांटेज है, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज की अगर नॉर्मल बात करें हम लोग तो इसमें क्या है ना, ये मेथड अच्छा नहीं है, उपयोगी नहीं है। बताइए आप नया मोबाइल परचेज करेंगे या नया एसेट परचेज करेंगे तो ठीक है, उस समय हम 10,000 का 1 लाख का था, 10,000 का यूज़ किए हम ट्रक का। अब वो पुराना ट्रक हो गया तो फिर हम 10,000 का ही यूज़ करेंगे। नया में भी 10,000 का यूज़ किए और पुराना में भी 10,000 का, और पुराना होगा तो फिर 10,000 का यूज़ करेंगे। आने वाला समय में इसका एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एसेट है जिसका जीरो होता है वैल्यू, आपको लास्ट में भी कूड़ा के भाव में भी 10 रुपये 15 रुपये kg मिल जाएगा, एसेट रहेगा तो। कभी हुआ है? तो ये क्या बोलता है मेथड, ये जीरो कर देगा। तो ये मेथड उतना डिसएडवांटेज, इसका कमी ये है। लेकिन ये मेथड क्या है, ठीक है ना, ये मेथड ठीक है। जैसा घटते जाता है डेप्रिसिएशन भी घटते हुए चला जाता है। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री और क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बंद कर दो।